हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 का विज्ञान का अध्याय 6, जिसका नाम है हमारे आसपास की सामग्री। तो इस अध्याय के अंदर में जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे कि किताब हो गई, पेंसिल हो गई, रबड़, कटर, लकड़ी का मेज, गत्ता, ये जो भी चीज़ें हमारे आसपास मौजूद हैं वो किस तरीके की सामग्री से मिलकर बनी है तथा उनके क्या क्या विशेष गुण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं 6.1 से। हमारे आसपास की वस्तुओं का अवलोकन, यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले, ग्रीष्म अवकाश के बाद घुलन और शीत अपनी नई कक्षा में जाने के लिए उत्साहित हैं। गर्मियों की छुट्टियां खत्म हुई हैं। ये लड़का है जिसका नाम है घुलन और लड़की जिसका नाम है शीत। तो ये दोनों दोस्त अपनी नई कक्षा में जाने के लिए उत्साहित हैं, एक्साइटेड हैं। वे अपनी नई कक्षा में प्रवेश करते हैं और बातचीत करना आरंभ करते हैं। शीत पूछती है, आज तुम स्कूल में क्या लाए हो। तो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ये इससे पूछती है कि आज तुम कक्षा में क्या लाए हो। तो ये बताता है, देखो मेरे पास नई नोटबुक है। फिर ये शीत बोलती है, मेरे पास भी नई नोटबुक और पेन है। उसके कुछ समय बाद उनकी विज्ञान की शिक्षिका विद्या जी कक्षा में प्रवेश करती हैं और विद्यार्थियों से बातचीत करना आरंभ करती हैं। वह उनका ध्यान दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कई वस्तुओं की ओर आकर्षित करती हैं। वह पूछती हैं, वस्तुएं एक दूसरे से किस प्रकार समान या किस प्रकार भिन्न है। यानी कि थोड़ी देर बाद उनकी विज्ञान की अध्यापिका उनकी कक्षा में आ जाती हैं और उनसे बातचीत करती हैं और पूछती हैं कि आप लोग बता सकते हो कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो एक दूसरे से कैसे अलग और कैसे समान हैं एक दूसरे के। ठीक है, उसके बाद है उनके आकार और रंग क्या क्या हैं। जब आप उन्हें स्पर्श करते हो तो कैसा अनुभव होता है। क्या उनमें से कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं से भरी हैं। सभी वस्तुएं किसी न किसी सामग्री से बनी होती हैं, जैसे कि कागज, लकड़ी, कपड़ा, कांच, धातु, प्लास्टिक, मिट्टी इत्यादि। यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो सभी चीज़ें इनमें से किसी न किसी सामग्री से बनी हुई हैं, और या इनसे अलग सामग्री भी कोई हो सकती है, जैसे धातुओं की चीज़ें भी होती हैं हमारे आसपास। उसके बाद है, किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण सामग्री कहलाता है। यानी कि हमारे आसपास जैसे कि ये पेंसिल है, तो इसको बनाने के लिए हमें कुछ कच्चे सामान की आवश्यकता होगी। वो कच्चा सामान क्या कहलाएगा, सामग्री कहलाएगा। जैसे कि ये दिया है छोटा सा है, इस दिए को बनाने के लिए कच्ची मिट्टी, पानी, आग, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सभी चीज़ें क्या है, सामग्री है। उसी तरीके से आप कोई, जैसे आप नींबू पानी बनाना चाहते हो, तो नींबू पानी बनाने के लिए आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी, वो जैसे कि नमक, पानी, चीनी, नींबू। तो ये सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी सामग्री। यानी कि किसी एक चीज़ को बनाने के लिए आपको जो भी अलग अलग पदार्थ चाहिए, उन पदार्थों को हम सामग्री कहते हैं। समझ आया। उसके बाद क्रियाकलाप 6.1, आइए पहचान करें। अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाएं और उन सामग्रियों के नाम भी तालिका 6.1 में लिखें जिनसे वह बनी है। उसके बाद हमारे पास तालिका 6.1 सामग्रियों की पहचान करें। यानी कि मैं अवलोकन करता हूँ या करती हूँ, अपने आसपास की चीज़ों को देखना और उनके नाम लिखने हैं और ये बताना है कि वो आपके आसपास जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो किस सामग्री से मिलकर बनी है, किस पदार्थ से मिलकर बनी है। जैसे कि आप अपने आसपास मौजूद कोई भी चीज़ का नाम लिख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। जैसे कि किताब, तो एक किताब, आपको सबको पता है कि एक किताब किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। तो एक किताब मिलकर बनी होती है कागज़ से, यानी कि एक किताब कागज़ से बनी होती है। उसके बाद अगर आप पेंसिल का उदाहरण लोगे ऐसे, तो पेंसिल बनी होती है लकड़ी की और ग्रेफाइट की। पेंसिल का ये वाला हिस्सा लकड़ी का होता है और ये जो काला वाला हिस्सा होता है जिससे हम लिखते हैं वो होता है ग्रेफाइट का, या फिर मिट्टी और ग्रेफाइट का मिश्रण होता है ये। ठीक है, तो पेंसिल किताब कागज़ से बनी है, पेंसिल लकड़ी और ग्रेफाइट से बनी है। प्रतिदिन के अवलोकनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तुएं विभिन्न सामग्रियों से बनी होती हैं। आइए सामग्रियों के विषय में अधिक जानें। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन 7000 से 8000 वर्ष पूर्व हैं और गंगा के मैदानों, लहुरा देवा और बलूचिस्तान में हरगढ़ में पाए गए हैं। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत सारे पुराने मिट्टी के बर्तन मिले हैं। लगभग 4000 सामान्य संवत पूर्व सिंधु सरस्वती मैदानों के इन क्षेत्रों में चाक घुमाकर बनाए गए मिट्टी के बर्तनों का निर्माण रंगाई विविध रंगों के सुरक्षात्मक या सजावटी लेप, जिन्हें स्लिप कहा जाता है, का उपयोग सजावटी पेंटिंग इत्यादि तकनीकें विकसित हुई। ये तकनीकें हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 सामान्य संवत के दौरान और भी परिष्कृत हो गईं। इनमें चमकदार लाल सतह पर काले रंग के डिजाइनों से ज्यामितीय पैटर्न तथा जलीय और स्थलीय जानवरों को चित्रित किया गया। हांडियाँ, थालियाँ, कटोरे और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मिट्टी का सावधानीपूर्वक चुनाव कर उसे साफ किया जाता है। फिर उसे छलनी से छानकर गूंथा जाता है। उसे एक घूमते पहिए पर आकार दिया जाता था और अंततः भट्टियों में पकाया जाता था। इस पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं।
यानी कि पहले के ज़माने में लोग मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पहले सही मिट्टी का चुनाव करते थे, उसको गूँथते पहले सही मिट्टी चुन ली, उसको छानते थे, उसको गूँथते थे अच्छे से, फेंट के उसको अच्छा टेक्सचर देते थे। फिर टेक्सचर देने के बाद उसको जो चाक होता है ना घूमने वाला पहिया, उस पर रख के उसको अच्छी शेप देते थे। फिर उसको आग में पकाते थे, और जो पकी हुई मिट्टी यानी कि पके हुए बर्तन होते थे उसको हम क्या कहते थे, टेराकोटा कहते थे। इन बर्तनों का उपयोग भोजन पकाने के लिए, अनाज, तेल, घी इत्यादि के भंडारण तथा विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता था। यानी कि इन बर्तनों को हम पहले किस लिए यूज़ करते थे, खाना रखने के लिए, खाना बनाने के लिए, और दही वगैरह रखने के लिए, यानी कि जो घी वगैरह बनाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता था, और शादी ब्याह वगैरह जैसे प्रयोजनों में भी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता था। कुछ बहुत बड़े भंडारण पात्र और मिट्टी के अन्य पात्रों को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया। यानी कि इस तरीके के मिले बहुत सारे मिट्टी के पुराने बर्तनों को दिल्ली में संग्रहित एक संग्रहालय है जहाँ पर इनको रखा गया है एज ए एग्जीबिशन। ठीक है, आप जाकर देख सकते हो। वस्तुओं को समूह में कैसे बांटें, क्रियाकलाप 6.2 आइए समूह बनाएं। चित्र 6.1 में दिखाई देने वाली वस्तुओं को किसी भी समान गुण जैसे कि आकार, रंग, कठोरता, कोमलता, चमक, धुतीहीनता और उनकी निर्माण सामग्री के आधार पर समूह में बांटें। यानी कि यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें दी हुई, चरखा, गिलास, चम्मच, कॉपी, किताब, स्केल, बॉल, प्लास, चाबी, छल्ला, जो कुछ भी दिया हुआ है यहाँ पर आपको, उनको अलग अलग गुण के आधार पर बांटना। जैसे कि ऐसी वस्तुओं को पहले छांटना है जिनका आकार सेम है, यानी कि एक आकार की वस्तुओं के नाम एक जगह लिखने। फिर एक रंग की दिखाई देने वाली वस्तुओं को एक जगह नाम लिखना। जैसे कि एक रंग की वस्तुएं कौन कौन सी हो जाएंगी, ये किताब, ये गेंद, ये दिया, ये पेंसिल हैं, तो ये सभी चीज़ें एक रंग की दिखाई देने वाली। अगर आप कठोरता के आधार पर बांटोगे तो कौन कौन सी वस्तु इसमें से कठोर है, जैसे कि ये गिलास, ये ताला, पत्थर, तो ये सारी कठोर चीज़ों में आ जाएंगी। ये प्लास कठोर चीज़ों में आ जाएगा। वहीं अगर आप कोमल चीज़ों के आधार पर इनको बांटोगे तो जैसे कोमल क्या है यहाँ पर, ये पत्ता, ये स्केल, अगर आप इसको तोड़ोगे तो टूट जाएगा आराम से। वहीं अगर चमकदार चीज़ों के आधार पर इन वस्तुओं को बांटोगे तो इनमें से आपको छांटना पड़ेगा कि इनमें से कौन कौन चमकदार है और कौन चमकदार नहीं है। और धुतीहीन का मतलब होता है जो चमकहीन है, जो चमकती नहीं है इनमें से चीज़ें। तो इस तरीके से आप इनको बांट सकते हो। आपने क्रियाकलाप 6.2 में वस्तुओं को समूह में बांटने के लिए किस गुण का उपयोग किया, तो आप इनमें से किसी भी गुण के आधार पर इन वस्तुओं को बांट सकते हो, या इन सभी गुणों के आधार पर इन वस्तुओं को बांट सकते हो। क्या आपके मित्रों ने समान गुणों के आधार पर वस्तुओं के समूह बनाए? आपने इस गतिविधि से क्या सीखा? उसके बाद आपने देखा होगा कि एक वस्तु विभिन्न सामग्रियों से बनाई जा सकती है और कुछ सामग्रियों का उपयोग विभिन्न वस्तुओं को बनाने के लिए किया जा सकता है। वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करने की विधि वर्गीकरण कहलाती है। वस्तुओं को उनके एक समान गुणों के आधार पर समूह में विभाजित किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम कुछ गुणों के आधार पर सामग्रियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हमने सब चीज़ों को अलग अलग समूह में बांटा कि यानी कि चमकदार चीज़ें, चमकहीन चीज़ें, कठोर चीज़ें, कोमल चीज़ें। तो अलग अलग गुण के आधार पर जब हम वस्तुओं को अलग अलग समूह में बांट रहे हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण। ठीक है, ये परिभाषा आप याद कर सकते हो, वर्गीकरण क्या होता है। उसके बाद है क्रियाकलाप 6.3 आइए विचार करें कि एक गिलास बनाने के लिए हम किन किन सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। चित्र 6.2 में दिखाए गए रिक्त स्थानों में इन सामग्रियों के नाम लिखो। यहाँ पर आपको गिलास दिया और आपको बताना है कि एक गिलास को बनाने के लिए आप किन किन सामग्रियों का उपयोग करके एक गिलास बना सकते हो। जैसे कि आप लिख सकते हो स्टील से गिलास बने होते हैं, कांच का उपयोग कर सकते हो, पीतल का और कागज़ के गिलास भी होते हैं। अगर इनके अलावा अगर आपको आपने कोई और तरीके चीज़ से बना हुआ गिलास देखा तो आप उसका नाम भी लिख सकते हो। जैसे आपके घर पे किसी और चीज़ के गिलास हैं तो आप वो भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, गिलास बनाने की उपयुक्त सामग्रियाँ। कपड़े से बने गिलास का उपयोग जल रखने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? आप इसका उत्तर बता सकते हो। अगर हम कपड़े से गिलास बनाएंगे तो क्या हम उसमें पानी रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे, इसलिए हम कपड़े का उपयोग नहीं करते, क्योंकि हमें गिलास बनाने के लिए एक ऐसी चीज़ की आवश्यकता होगी जो जल को अपने अंदर रोक के रखे। तो आगे यही है, गिलास बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों में जल धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि हम गिलास बनाने के लिए ऐसी चीज़ का यूज़ करेंगे जो पानी को अपने अंदर रोक पाए, रोक के रखे, ना कि वो बह जाए। अगर हम कपड़े के अंदर पानी डालेंगे तो छन के सारा नीचे गिर जाएगा। वहीं अगर हम स्टील की या कांच की, पीतल की या कागज़ की गिलास में पानी रखते हैं तो वो उसी में रहेगा, टिका रहेगा। जब हमने उसके अंदर डाला तो वहीं उसी में रहेगा। ये कैसे निर्धारित किया जाए कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? हम किसी वस्तु को बनाने के लिए सामग्री का चयन उनके गुणों और उस प्रयोजन के आधार पर कर सकते हैं
जिनके लिए उस वस्तु का उपयोग किया जाना चाहिए। हम किसी वस्तु के विभिन्न भागों को बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा भी होता है कि एक पूरा चीज़ है, एक कोई मशीन है, उसमें से उसके कुछ पुर्जे दूसरी तरीके की सामग्री से मिलकर बने हैं और कुछ पुर्जे दूसरी तरीके की सामग्री से मिलकर बने हैं। उदाहरण के लिए एक पेन विभिन्न सामग्रियों से बनाया जा सकता है, जैसे कि प्लास्टिक, धातु, स्याही। यानी कि एक पेन को बनाने के लिए आपको अलग अलग तरीके की सामग्री की आवश्यकता होगी। उसके जो बाहर का हिस्सा होता है वो प्लास्टिक का होता है, उसकी जो नोक होती है वो धातु की होती है, और स्याही जो एक अलग तरीके का मटेरियल हो जाएगा इनमें से। उसके बाद है, तो ये दोनों बच्चे फिर से आपस में बात कर रहे हैं। घुलन और शीत, विभिन्न खेलों की गेंदें बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्रियों का उपयोग क्यों किया जाता है, ये सोच रही है। उसके बाद, क्या क्रिकेट की गेंद का उपयोग टेनिस खेलने के लिए किया जा सकता है? तो ये बच्चे आपस में एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे हैं। उसके बाद एक क्रियाकलाप 6.4, आइए खोज करें। चित्र 6.3 में एक ही आकार की लेकिन विभिन्न सामग्री से बनी विभिन्न गेंदों को दर्शाया गया है। एक एक करके गेंदें लें और किसी नियत ऊंचाई से गिराएं। जिस ऊंचाई तक गेंद उछलती है उसे तालिका 6.2 में अंकित करें। उस गेंद को पहचानें जो सबसे अधिक ऊंचाई तक उछलती है। तो यहाँ पर आपको 3 तरीके की 3 अलग अलग खेलों में उपयोग की जाने वाली गेंदों के चित्र दिए हुए हैं। यानी कि ये वाली गेंद टेनिस में खेली जाती है, ये क्रिकेट के खेल में उपयोग की जाती है, और ये हस्त व्यायाम की गेंद है। यानी कि हाथ से जब हम हाथों में किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसकी एक्सरसाइज करने के लिए हम ऐसी स्पॉन्जी बॉल लेते हैं, जिसको हम ऐसे प्रेस करते हैं और ये सिकुड़ जाती है। तो इनमें से आपको देखना है कि आप इन बारी बारी से तीनों गेंदों को लोगे और एक निश्चित ऊंचाई से, यानी कि एक फिक्स्ड ऊंचाई से बारी तीनों गेंदों को नीचे गिराओगे और देखोगे कि इनमें से कौन सी गेंद ऊपर वापस सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक ऊपर आती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो टेनिस की गेंद होती है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको तालिका दी हुई है, इसमें आपको बताना है कि उच्च वाली, माध्यम वाली और निम्न वाली, यानी सबसे जो ऊंची जाएगी और जो मीडियम रहेगी और जो सबसे नीचे रहेगी गेंद। तो टेनिस की गेंद सबसे ऊंची जाती है उछालने पर, क्रिकेट की गेंद माध्यम रहती है और हस्त व्यायाम की गेंद निम्न ऊंचाई तक वापस आती है। तो ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। उसके बाद आपको ये दिया हुआ है, खेल की गेंदों के अन्य गुणों पर कक्षा में चर्चा करें, जैसे कि उनका आकार, रंग, गठन, कठोरता, मुलायम और वे कितनी ऊंचाई तक उछलती हैं। ये समझने का प्रयास करें कि किसी विशिष्ट खेल के लिए उपयुक्त प्रत्येक गेंद कुछ निश्चित सामग्री से क्यों बनी होती है। चित्र 6.4 का अवलोकन करें और वस्तुओं को यथासंभव विभिन्न विधियों से समूह में विभाजित करें। आपने इन वस्तुओं को उनके आकार, रंग या किस सामग्री से बनी है उनके आधार पर समूह में विभाजित किया होगा। हमने देखा है कि वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, घर की रसोई में हम सामान्यतः एक जैसे बर्तनों को एक साथ रखते हैं। इसी प्रकार एक पंसारी सामान्यतः सभी प्रकार के मसाले एक कोने में रखता है, दालें और अनाज दूसरे कोने में रखता है, इत्यादि। आप किसी भी दवा की दुकान पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि दवाओं को रखने की व्यवस्था कैसे की गई। यानी कि जो एक तरीके के गुण रखने वाली चीज़ें होती हैं हम उनको एक समूह में रखते हैं, दूसरे तरीके के गुण रखने वाली वस्तुओं को हम दूसरे समूह में रखते हैं। जैसे कि दुकानदार मसाले अलग रखता है, अनाज अलग रखता है, दालें अलग रखता है। तो वो इसलिए रखता है क्योंकि एक तो उनके सबके गुण एक जैसे हैं, दूसरा अगर उसको उन चीज़ों की आवश्यकता हो तो उसको सभी चीज़ें आसानी से मिल जाएं एक ही स्थान पर। तो सुविधा के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।